दोस्तों नमस्कार। नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नव वर्ष उम्मीदों का बरस है। नव वर्ष एक नई आस और एक नई पहल का बरस है, क्योंकि जिस पराकाष्ठा को 2021 के बीतते बीतते भारत ने देख लिया, उसके आगे की परिस्थितियों में सिवाय उजाले के आपको अब कुछ नजर नहीं आएगा। इतना घुप अंधेरा इस देश ने देख लिया, जहां ज्ञान के ऊपर अज्ञानता की छाप नजर आने लगी। इस दौर में कमोवेश हर समुदाय ने पुलिस की लाठियां सह ली। इस दौर में इस देश के सांस्कृतिक मूल्य और उसमें जो एक गांठ अपने तौर पर जुड़ाव पैदा करती थी, उसको बिखरते हुए भी देख लिया। भारत की पहचान सांस्कृतिक मूल्यों के जरिए तब भी जानी जाती थी जब भारत को आजादी मिली, और उस वक्त भी भारत बहुत गरीब था, मुफलिसी का जीवन जी रहा था, लेकिन भारत के सांस्कृतिक मूल्यों की मान्यता अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर गूंजा करती थी। महात्मा गांधी डिसओबीडिएंट मूवमेंट यानी प्रतिरोध की ध्वनि उस वक्त दुनिया ने मान्यता दी। उस दौर को याद कीजिएगा तो भारत के पुरातन काल की तमाम सांस्कृतिक मूल्यों के जरिए जिंदगी में कितना संतोष हो सकता है, और भारत क्यों सनातन धर्म के आश्रय एक संतोषी विश्व को अपने साथ लेकर चलना चाहता है। और उसी की खोज में दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिक और अपने अपने क्षेत्र के महारथी भी भारत ही आए। लेकिन इस दौर में भारत ने सब कुछ उलट पुलटते हुए देखा। तो 2022 में आपके सामने सिवाय उजाले के दूसरा कोई विकल्प है ही नहीं। राजनीति की पराकाष्ठा देखी। इस दौर में किसने लाठियां नहीं सही? ये लाठियां किसानों पर पड़ी, मजदूरों पर पड़ी, बैंक कर्मियों पर पड़ी, प्रवासी मजदूरों पर पड़ी। LIC कर्मी भी अब उस लाठी को महसूस करने लगे हैं। और तो और इस देश के डॉक्टरों ने भी तो अब लाठी देख ली ना, उसको महसूस कर लिया ना। तो हर चीज की पराकाष्ठा को हम छू चुके हैं। और शायद यही वजह है कि जो लकीर इस देश के भीतर में 1947 में खींचने की कोशिश की गई थी ज्ञान के जरिए, हर परिवार हर परिवेश के भीतर ज्ञान का एक महत्व था। और शायद इसीलिए जो पिछड़ा समाज था, जो पिछड़ा समुदाय था, उसके लिए आरक्षण की व्यवस्था इस सोच के साथ की गई थी कि उसको मेन स्ट्रीम में लाया जाएगा और उसके बाद वो अपने निर्णय खुद लेने की स्थिति में आ जाएगा। लेकिन वह आरक्षण भी इस देश के भीतर में राजनीतिक हथकंडे के तौर पर अपना लिया गया। मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश किसी को नहीं की गई, और तब भी इस देश के भीतर में प्रतिरोध की ध्वनि गूंजी नहीं, बल्कि सियासत खुद को साधती रही। वही सियासत की पराकाष्ठा मौजूदा वक्त में कमोवेश हर क्षेत्र को छू चुकी है। तो 2022 को समझने और भोगने के लिए आपके सामने सिवाय खुद की पहल के अलावे दूसरा कोई रास्ता नहीं है। सबको पता है कि इस देश के भीतर में राजनीतिक वैक्यूम है। सबको पता है हर क्षेत्र में एक घुप अंधेरा है। सबको पता है इस देश के भीतर की आर्थिक और सामाजिक नीतियां सत्ता के अनुकूल चलती है, संविधान तक को दरकिनार करने से कतराती नहीं है। लोकतंत्र के चारों स्तंभ सत्तानुकूल हैं, सबको पता है। तो 2022 में आपके सामने सिवाय खुद की पहल के अलावे कौन सी पहल है? क्योंकि इस देश के भीतर में हर क्षेत्र के साथ साथ हर नीतियों को लेकर भी अगर 2021 बीतते बीतते हमने और आपने जब एनालिसिस किया है, तो हमने हमेशा यह सोचा शायद विकल्प बंद हो गए हैं। लेकिन विकल्पों को लेकर राजनीतिक दिशा में जाने की कोशिश बार बार की गई। लेकिन जब राजनीति ही परंपराओं को अपनाने लगे और राजनीति खुद में कोई विकल्प पेश कर पाने की स्थिति में ना आए, तो फिर आखिर में जनता ही बचती है। तो 2022 जनता का साल है। इस देश के नागरिकों का नववर्ष है, जिसमें उसकी पहल, उसकी उम्मीद, उसकी आस बहुत मायने रखेगी। क्योंकि सियासी तौर पर अगर इस देश को समझना है तो मौजूदा वक्त में राजनीतिक सत्ता को ही समझ लीजिए, जो एक वक्त ना सिर्फ दिल्ली की सत्ता पर बल्कि देश के तमाम प्रांतों, तमाम राज्यों में उसी की सत्ता रही। लेकिन आज की स्थिति क्या है? जब आप एक एक राज्य दर राज्य चलना शुरू करेंगे तो आपके जहन में सबसे पहले जम्मू कश्मीर आएगा। जम्मू कश्मीर के लोग क्या मौजूदा वक्त में केंद्र की सत्ता के साथ खड़े हैं, या वो सवाल करते हैं? और उनकी सवाल
चुभते अगर हैं तो उसे दबाने के लिए केंद्र सरकार अपने तौर पर अपनी नीतियां अपने अनुकूल बनाती है, वहां के लोगों के अनुकूल नहीं बनाती है, तो वह साथ कैसे खड़े होंगे। पंजाब किसानों के आंदोलन के वक्त क्या कुछ किसानों को नहीं कहा गया, सिखों को लेकर क्या कुछ नहीं किया गया। 1984 के जिस खालिस्तानी आंदोलन के बाद सब कुछ खत्म कर दिया गया था कि अब इसे भूल जाइए, और लोग भूल गए थे, उसे फिर से जागृत किसने किया। आतंकवादी, खालिस्तानी ये शब्द क्यों निकल कर आए, ये पराकाष्ठा है। पराकाष्ठा पंजाब से निकलते हैं तो उसके बाद आपके जहन में उत्तराखंड का एक सियासी प्रयोग नजर आता है। हर कोई जानता है वहां पर गवर्नेंस मुख्यमंत्रियों के जरिए बदलते हुए नजर आई, और मुख्यमंत्री गवर्नेंस के हाथों नहीं बल्कि दिल्ली की उंगलियों पर नाचते रहा। और इन सब के बीच पॉलिटिकल पार्टी की फंडिंग बड़े मायने रखती है और राजनीतिक दलों की खरीद फरोख्त खूब होती है। यह भी लोकतंत्र की पराकाष्ठा है, जहां पर वोट नहीं पैसा बोलने लगे। लेकिन राज्य दर राज्य चलते चले जाइए, उसके बाद आपके जहन में हो सकता है राजस्थान और छत्तीसगढ़ तो कांग्रेस के पास है, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के पास है। लेकिन इसके बाद नीचे आते हैं तो महाराष्ट्र में हिंदुत्व के नाम पर ही दो पॉलिटिकल पार्टीज की जो पहचान थी, उसमें एक पॉलिटिकल पार्टी एक दूसरी दिशा में चली गई। उसने साथ उस पॉलिटिकल पार्टी का नहीं दिया जो दिल्ली में झंडा बरदार थी, और उसकी गूंज थी अपने तौर पर कि हम ही हैं एकमात्र जो हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। तो उसने खुद को हिंदुत्व के जरिए अपना ऐलान करते हुए कहा, आपके जरिए नहीं चलेगी। यानी वहां भी हमने टकराव देखा, सत्ता को बिखरते और बदलते हुए देखा। महाराष्ट्र के बाद कर्नाटक की परिस्थितियां भी हर किसी ने देखी समझी है, किस तरीके से वहां भी खरीद फरोख्त खुले तौर पर हुई। और गुजरात के चुनाव के वक्त भी डामाडोल स्थिति थी, जो खास तौर से राजकोट का इलाका हो या फिर सूरत का इलाका हो, वहां पर राजनीतिक घटनाक्रम चुनाव के वक्त ही कैसे बदल गए। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, यहां तो छत्रपों का राज है। लेकिन इन सब के बावजूद भी हम जिस पराकाष्ठा की ओर आपको ले जाना चाह रहे हैं, जिसे देश ने 2021 बीतते बीतते देख लिया, कमोवेश हर क्षेत्र में हमने जातियों की राजनीति देखी, धर्म को देखा, और वहां से फिसलते हुए हम महात्मा गांधी जी को भी निशाने पर लेने से कतराए नहीं। और जो निशाने पर लिया उसके पक्ष या विपक्ष को लेकर भी इस देश को हमने बंटते हुए देखा है। तो क्या ये सारी पराकाष्ठा 2021 के साथ खत्म हो गई, या कुछ अंश बचे हुए हैं, या फिर इस देश के नागरिकों के जरिए ही अब कुछ उम्मीद बची है? क्योंकि याद कीजिए, आजादी के बाद भी 47 के बाद की परिस्थिति में भी हर परिवार कमोवेश यही सोचता था कि उसका बेटा शिक्षित हो। शिक्षित लोगों के प्रति एक चुंबकीय प्रभाव रहता था। हां, इस रूप में हमें आगे बढ़ना है। लेकिन अज्ञानता की पराकाष्ठा इस दौर में नेताओं के जरिए, कैबिनेट मिनिस्टर्स के जरिए, पार्लियामेंट के भीतर, विधानसभाओं के भीतर खूब नजर आई। तो क्या राजनीति इस देश को कोई विकल्प दे पाने की स्थिति में अब नहीं है? 2022 इन बातों को जान चुका है, क्योंकि राजनीतिक तरीके से विकल्प की खोज जीत और हार में इस तरीके से हर नागरिक को उसमें भुला देती है जहां पर ऐसा महसूस होता है कि लोग हैं ही नहीं। मान लीजिए उत्तर प्रदेश के चुनाव में अगर विपक्ष की जीत होती है तो क्या होगा, लेकिन मान लीजिए उसी सत्ता की जीत होती है तो क्या होगा। मान लीजिए 2024 में यह सत्ता लगातार फिर से जीत जाती है तो क्या होगा, कोई दूसरा जीतेगा तो क्या होगा। आप कहेंगे क्या अंतर पड़ता है? यकीनन क्या अंतर पड़ता है, क्योंकि जिस समाज के भीतर की पहचान वहां की मिट्टी के जुड़ाव के साथ, सांस्कृतिक मूल्यों के जुड़ाव के साथ रही हो, इस दौर की पराकाष्ठा यह रही कि या तो आप उनके साथ हैं या फिर विरोध करते हुए हैं। और दोनों की परिस्थिति यह है कि अगर हम सत्ता में आ गए तो आपको घर में घुसकर छोड़ेंगे नहीं, जैसे मौजूदा वक्त में कहा जाता है, हम आपको छोड़ेंगे नहीं। तो क्या यह टकराव की सांस्कृतिक मूल्यों की स्थिति भारत में कभी भी रही है? यकीनन कभी नहीं रही है। तो क्या हमारा वो सांस्कृतिक मूल्यों का थ्रेड इस दौर में कहीं टूट चुका है? और उसको जोड़ेगा कौन, यह अनुगुंज किसी पॉलिटिकल पार्टी, किसी नेता के जरिए सुनाई ही नहीं देती है, क्योंकि हर नेता इस दौर में बहुत जोर जोर से बोलता है।
पार्लियामेंट के भीतर जोर से बोलता है, चुनावी रैलियों में जोर से बोलता है, विधानसभाओं में जोर से बोलता है, लेकिन आने वाले वक्त को लेकर उसकी अपनी दृष्टि कहीं नजर नहीं आती है। एक लंबी कतार है जोर जोर से बोलने वालों की, चाहे वो उस देश के प्रधानमंत्री हो, चाहे गृह मंत्री हो, चाहे पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हो, चाहे दिल्ली के मुख्यमंत्री हो, चाहे कोई भी नेता हो। जिस भी नेता का नाम आपके जहन में आए, जरा ध्यान दीजिएगा, वो लोग जोर जोर से बोलकर अपने होने का एहसास कराना चाहते हैं। लेकिन भारत ये तो नहीं था, और भारत ऐसा भी नहीं था जहां पर एक 8वीं पास इस देश के राष्ट्रपिता को अपशब्द कह दे और इस देश की राजनीतिक सत्ता खामोश हो जाए। यह भी पराकाष्ठा है। और जब हम आपसे कह रहे थे हर किसी ने लाठी इस दौर में सही है, और लाठी सहते सहते इस देश के डॉक्टरों ने भी लाठी सही, इस देश के जुड़े हुए एक बड़े डॉक्टर ने हमसे कहा, यह कैसी सरकार है या कैसा विजन है इस देश को चलाने का। एक डॉक्टर को सरकारी अस्पताल से बनाने में इस देश की पूंजी तकरीबन 1 से 1.5 करोड़ रुपए खर्च होती है। अब वो कह रहा है कि हमको हायर एजुकेशन चाहिए, हम पीजी करना चाहते हैं, हम उसके आगे सोचना चाहते हैं। तो वह अपनी बात को कहने के लिए सड़क पर आता है तो पुलिस उन पर भी लाठियां बरसा देती है। यानी जो देश की पूंजी इस देश के डॉक्टरों को बनाने में लगी, उसको भी सहेज कर जब हम नहीं रख पा रहे हैं, तो वह लोग जिनको लेकर कोई पूंजी खर्च ही नहीं की गई, उनको लेकर क्या सोच होगी इस देश के चलाने वाले लोगों के भीतर? यह सवाल शायद बहुत बड़ा है। और वो हर क्षेत्र जो बैंक कर्मी 60 के दशक में, 70 के दशक में, 80 के दशक में, 90 या 21वीं सदी की शुरुआत तक भी सोचते रहे, आज बैंक कर्मी क्या सोच रहे हैं? जब एलआईसी को बनाया गया उस समय से लेकर आज के एलआईसी के कर्मचारी क्या सोचते होंगे? इस देश के भीतर में जो आरबीआई का बोर्ड है, वो आरबीआई का बोर्ड अगर पुराने बोर्ड के समकक्ष ले आइए तो उस समय के निर्णय और अब के निर्णय आपको 36 का आंकड़ा लिए हुए दिखाई देंगे। तो इस देश को चलाया कैसे जाए, और इस देश के भीतर में जो अदालतें हैं उनकी रूपरेखा को समझे और उनके द्वारा दिए गए निर्णयों को भी समझे। तो न्याय, भारत में तो यह माना जाता है कि जीते जी न्याय हो ही जाता है, और न्याय होगा। शायद 2022 इसी उम्मीदों का साल है। न्याय इसी जमीन पर होना है, इसी कालखंड में होना है। न्याय इसलिए क्योंकि अन्याय की पराकाष्ठा हम लोगों ने 2021 के बीतते बीतते हर क्षेत्र में देखी है, जिसका जिक्र हम बार बार कर रहे हैं। कौन नहीं बटा? बटना तो दूर, परिवारों के भीतर भी इस दौर में बहस मुहाइस और एक दूसरे को देखने या ना देखने की परिस्थितियां इस दौर ने पैदा की है। लोग बटे हैं तो ऐसी कौन सी स्थिति थी? क्या वाकई बहुत सिस्टमेटिक तरीके से हो रहा था? और अब हमें लगता है कि कुछ पुरानी घटनाओं को दोबारा परखने की जरूरत है कि वो घटनाएं इसलिए घट रही थी कि इस वक्त को इस रूप में पेश किया जा सके, और भारत की नई सांस्कृतिक मूल्यों की पहचान इस देश में सत्ता संभाली हुई ताकत के साथ ही परिभाषित हो, बाकी चीजें कोई मायने ही ना रखे और बार बार इसका जिक्र हो। 138 करोड़ लोग, यकीनन भारत दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है, यकीनन भारत में सबसे ज्यादा कंज्यूमर है, यकीनन भारत की पूंजी और वह भी भारत की खनिज संपदा दुनिया के तमाम देशों की तुलना में बड़ी अमूल्य है और बड़ी तादाद में है। भारत के भीतर मजदूरों की तादाद सबसे ज्यादा है, किसानों की तादाद सबसे ज्यादा है, शिक्षित तबका जो हायर एजुकेशन के साथ दुनिया के अलग अलग देशों को राह दिखा रहा है, वहां पर भारतीयों की पहुंच और पकड़ सबसे ज्यादा है। जब हर क्षेत्र में ज्यादा है तो खुद भारत को संभालने के लिए वह इंटेलेक्चुअल क्लास, वह तबका जो एक विजन के साथ देख सकता है, वो आज खामोश क्यों है? क्या 2022 उसी का साल है? उसी को तय करना है, क्योंकि गाहे बगाहे बहुत सारे लोग मिलते हैं जो कहते हैं कि अच्छा हम पैसा देने को तैयार हैं, हम वक्त देने को तैयार हैं, लेकिन किया क्या जाए? तो क्या यह एक भटकाव और शून्यता की परिस्थितियों से 2022 उबार देगा? यकीनन उबार देगा। इसलिए उबार देगा क्योंकि हम उस मुकाम को छू के परिस्थिति में आकर खड़े हो गए जहां से आगे का रास्ता कोई नया दिखाई नहीं देता है। क्योंकि जब आप तमाम सियासी ताना बाना बुनते हुए एक ऐसी परिस्थिति में लाकर देश को खड़ा कर देते हैं जहां पर देश के भीतर ही एक लकीर खिंचती हुई साफ तौर पर ना सिर्फ दिखाई दे, बल्कि अपशब्द इस देश के उस थ्रेड को,
उस धागे को तोड़ने की कोशिश करे जिसके अनुसार ना सिर्फ इस देश के संघर्ष को जिया गया है बल्कि इस देश को बनाया गया है, उसको कोई कैसे तोड़ सकता है। 2022 इसे समझने का साल है और 2022 इसे नए तरीके से लागू कराने की दिशा में बढ़ने या पहल की दिशा में बढ़ते हुए कदमों का बरस भी है। शायद यह बड़ा महत्वपूर्ण साल है 2022। ऐसा बरस इससे पहले शायद कहते हैं 1977 में आया था। उस वक्त हालांकि ऐसी परिस्थिति नहीं थी, वो एक दूसरी परिस्थिति थी जो कि संवैधानिक ढांचे को सीधे अपने हथेली के भीतर दबाकर इस देश को हाँकने की सोच थी, उसके जरिए वो देश उबर कर आया था। लेकिन 2022 तो ऐसा बरस है जहां पर सब कुछ है, लेकिन उसकी परिभाषा वह कानून और वह सत्ता रचना चाहती है जो उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। शायद हम इसलिए जब आपसे कह रहे हैं राज्य दर राज्य देखते चले जाइएगा तो आपके जहन में कोई ऐसा राज्य नहीं आएगा जिस राज्य को लेकर आप ये सवाल करें कि मौजूदा वक्त में दिल्ली की सत्ता उस राज्य पर काबिज हो सकती है, और उसका सबसे बड़ा प्रयोग उत्तर प्रदेश में ही हो रहा है। 2022 संयोग से सियासी तौर पर वहां चुनाव हो रहे हैं। बदलाव होगा नहीं होगा यह दूर की गोटी है, लेकिन इन सब के बावजूद भी यह लोगों पर निर्भर है, वोटरों पर निर्भर है, नागरिकों पर निर्भर है। इतनी बड़ी तादाद में वहां पर वोटरों की मौजूदगी जो यूरोप के कई देशों को अपने भीतर संभाले, वह अपने राज्य के जरिए इस देश को भी गुथने की दिशा में बढ़ने वाला है, क्या यह कहा जाए, या फिर एक मौका होता है चुनाव के जरिए नागरिक खुद को समझता है, या फिर एक मौका होता है जहां पर चुनाव के वक्त लोकतंत्र को हड़पने का काम सियासत करती है। जो कहिए दोनों की पराकाष्ठा इस देश ने अपने तौर पर देख ली है। एक सवाल यहां पर बड़ा महत्वपूर्ण है। हमने कांग्रेस की इस परिस्थिति को मौजूदा वक्त में देखा। 2022 इसलिए भी बड़ा महत्वपूर्ण है, कांग्रेस तो जीवित रह गई नेहरू के जाने के बाद भी, इंदिरा गांधी की हत्या के बाद भी, राजीव गांधी की हत्या के बाद भी, और मौजूदा वक्त में कांग्रेस कमजोर बहुत हो चली है। लेकिन कांग्रेस की मौजूदगी इस देश में 10% वोटिंग परसेंटेज के साथ कमोवेश हर जगह आपको मौजूद दिखाई देगी। लेकिन हम धीरे 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 जिस पिरामिड को इस देश में बनाते चले गए, जरा ये कल्पना के परे है। अगर इस देश के नागरिक उन परिस्थितियों को समझ रहे हैं तो फिर बीजेपी अगर राजनीतिक हार उसे मिल जाती है तो फिर वो कहां बचेगी। क्योंकि आज की तारीख में बीजेपी नहीं, एक शख्स है। आज की तारीख में कोई विचारधारा नहीं, एक शख्स है। आज की तारीख में राजनीतिक लोकतंत्र नहीं, कोई एक शख्स है। और ये सारी परिस्थितियां बतलाती है कि अगर जनता 2022 में अपने तौर पर यह सोचने लगे और इस पराकाष्ठा को अगर वो समझने लगे तो शायद उसके निर्णय आने वाले वक्त में भारत के राजनीतिक घटनाक्रम को बड़ी तेजी से बदलेंगे। यह बरस किसानों के लिए भी बड़ा महत्वपूर्ण है। इसलिए नहीं कि यहां अब आने वाले वक्त में एमएसपी का सवाल है, इसलिए क्योंकि किसानों की तादाद क्या राजनीतिक बदलाव को अपने जरिए ला सकती है। पंजाब में तो किसान के 22 संगठन मिलकर चुनाव मैदान में भी आ गए, संयुक्त समाज मोर्चा उन्होंने बना लिया। तो क्या वाकई राजनीति को नए तरीके से परिभाषित करने के लिए इस देश के हर क्षेत्र के लोग उसी राजनीति में आएंगे, या फिर राजनीति खुद बदल जाएगी? यह भी एक सवाल है जिसका फैसला 2022 में ही होना है, क्योंकि इसके बाद की लकीर 2024 तक जाती है। इसलिए बड़ा उम्मीदों का साल है, क्योंकि जिस तरीके से इस देश में जब हम आपसे जिक्र कर रहे हैं कि किस पर लाठियां नहीं चली, और लाठियां चलते चलते किसानों पर चली, बेरोजगारों पर चली, सरदारों पर चली, शिक्षकों पर चली, बैंक कर्मियों पर चली, एलआईसी पर चली, प्रवासी मजदूरों पर चली, नोटबंदी के दौरान लाइन में खड़े लोगों पर भी चली, प्रवासी मजदूरों के ऊपर तो किस तरीके से केमिकल से नहलाया तक गया कि इनकी सफाई हो रही है, और होते होते जो डॉक्टर्स इस देश के अपने तौर पर सबसे बेहतरीन शख्स माने गए, इस महामारी काल में लाठियां उन पर भी चल गई। तो सबने हर चीजों को देख लिया है, और सबसे बड़ी बात है कि जिस ज्ञान के पीछे भारत भागता रहा 2021 के बीतते बीतते वहां पर अज्ञानता का राज होने लगा। यह भी एक टकराव है, और भारत के भीतर ढहता हुआ एजुकेशन सिस्टम और भारत को छोड़कर भागते हुए बच्चे जो दुनिया के अलग अलग देशों में जाकर पढ़ाई कर रहे हैं, उनकी तादादों में 100% से ज्यादा का इजाफा इसी दौर में हो गया। तो क्या यह कालखंड खुद अपने आप को समझाने का है? 2022 वाकई एक ऐसी उम्मीदों का बरस है जहां पर लोग
खुद से उम्मीद रखकर खुद ही पहल करे, क्योंकि कोई संगठन, कोई पॉलिटिकल पार्टी अभी तक जो वो तलाशते रहे उस लोकतंत्र के दायरे में जहां पर चुनाव को ही लोकतंत्र माना जाते रहा, अगर वह भी फेल होता हुआ नजर आ रहा है तमाम राज्यों में, तो फिर इसके बाद सवाल संघीय ढांचे का नहीं है, इसके बाद सवाल लोकतंत्र के मंदिर संसद का नहीं है, इसके बाद सवाल संविधान को परिभाषित करने वाले सुप्रीम कोर्ट का भी नहीं है। सवाल इस देश के नागरिकों का है, जिनके आधार पर इस देश के संविधान की रचना की गई है। सवाल संविधान का है, और शायद बौद्धिक जगत अगर कमजोर इस दौर में है, उसके भीतर वैक्यूम है, तो उसके लिए भी ये उम्मीदों का बरस है। उसे इस दौर में जागना होगा, अपनी पहल के जरिए बताना होगा। और ये बताने और ना बताने की परिस्थिति में सवाल राजनीतिक आंदोलन की डगमगाती साख भी है, और गैर राजनीतिक आंदोलनों का राजनीतिकरण होने के, सत्ता पाने के बाद राजनीति में गुम हो जाना भी है, जो कि हमने जन लोकपाल से निकले आंदोलन के बाद दिल्ली की सत्ता को उसी राजनीतिक ढांचे में बहते हुए देखा जो निकली थी परिवर्तन के लिए। तो कहीं ना कहीं भारत में राजनीतिक और गैर राजनीतिक दोनों परिस्थितियों पर बट्टा लगा है, दोनों की साख गायब हो गई है, दोनों पर भरोसा लोगों का जागृत नहीं हो पा रहा है, इसीलिए एक खामोशी है। लेकिन फिर भी आखिरी बात यही है कि हमने वाकई इस दौर में हर पराकाष्ठा को छू लिया है, और जब हर पराकाष्ठा को आप छू लेते हैं तो उसके बाद आप दोबारा खुद को शुरुआत तरीके से देखना चाहते हैं। और भारत के नागरिक, भारत के लोग, 138 करोड़ की जनसंख्या, इस देश के भीतर में कोई नई पहल अपने तौर पर कर पाएगी? करे या ना करे, लेकिन यह उम्मीद हमें रखनी होगी, यह भरोसा खुद में रखना होगा। और इस उम्मीद और भरोसे के आश्रय हम कह सकते हैं, जो घुप अंधेरा था उसके आगे उजियारा आ रहा है। महसूस खुद से करना होगा, खुद ही दिया बत्ती जलाना होगा, और उस दिशा में कई कदम एक साथ आगे बढ़ाने होंगे, क्योंकि ढहते हुए संस्थान और संस्थानों के भीतर की शून्यता और उस शून्यता से गहराया हुआ अंधेरा हमने देख लिया है। 2021 के माथे पर वह सब कुछ चस्पा है, लेकिन 2022 उजियारे के साथ हमारे सामने खड़ा है। फैसला हमें और आपको ही करना है। एक बार फिर नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।